हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 12 से लेकर 18 जनवरी तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को मिला है? तो यूनाइटेड नेशन का एक अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह अवार्ड ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान दिया हो। तो भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार को यह अवार्ड दिया गया। यह यूनाइटेड नेशन के एक पीस कीपिंग मिशन जो कि साउथ सूडान में चल रहा है, वहां पर इनकी तैनाती है। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, इसमें ये इंडियन एंगेजमेंट टीम को लीड कर रही है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, पीस कीपिंग मिशन में योगदान के लिए दिया गया है। और पीस कीपिंग मिशन कहां चल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो ये साउथ सूडान में अभी इनकी तैनाती की गई है। आज मेजर स्वाति शांता कुमार भारत के कर्नाटका की बेंगलुरु की रहने वाली है। भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की यह अधिकारी है, जिनकी तैनाती साउथ सूडान में देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीस कीपिंग मिशन में योगदान देने वाले किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो यहां पर आपके लिए आएगा कि भाई पीस कीपिंग मिशन में भारत का योगदान क्या है। तो भारत 71 अभी तक जो पीस कीपिंग मिशन चले हैं यूनाइटेड नेशन के, इनमें 49 यूनाइटेड नेशन मिशन में इंडिया भाग ले चुका है। आपको पता है 2 लाख से ज्यादा भारतीय पीस कीपर दुनिया में अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देखिए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है ना, वो वर्ल्ड की 193 देशों से ज्यादा देशों का एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई आर्मी नहीं है। तो ऐसे देश जो कि युद्धग्रस्त हैं, जो कि परेशान हैं, जहां पर घरेलू हिंसा चल रही है, जो युद्ध में उलझे हुए हैं, वहां पर पीस स्थापित करने के लिए वो अपनी फोर्स भेजता है। अब इस फोर्स में किस देश के लोग होंगे, किसकी सेना होगी? तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो अपने सैनिकों को भेजते हैं पीस कीपिंग मिशन में। तो भारत ने भी अलग अलग जगह पर 2 लाख से ज्यादा भारतीय पीस कीपर भेजे हुए हैं। मतलब अभी वर्तमान में सडनली कार्यरत नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी पीस कीपिंग मिशन हुए हैं 2 लाख से ज्यादा हमने भारतीय सैनिक भेजे थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन के द्वारा संचालित एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 80,000 से ज्यादा सैनिक अभी भी अलग अलग देशों में कार्यरत हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में जो भी सैनिक काम करते हैं वो एक ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं। तो इन्हें ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है इन सैनिकों को। पुस्तक अग्नि सरस्सुलो विकासिंचिना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? तो एक बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया था जो कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। अग्नि सरस्सुलो विकासिंचिना कमलम, ये जो नाम है ना, ये एक तेलुगु वर्ड है, क्योंकि तेलुगु में लिखी गई ये बुक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है, वहां पर इस बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया। बुक का जो नाम है ना, उसका हिंदी अर्थ देखोगे ना, तो आग के तालाब में खिला हुआ कमल, द्रौपदी मुर्मू, ये बुक का पूरा टाइटल है। तेलुगु भाषा में इस बुक को लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू जो कि एक ट्राइबल फैमिली से आती है, जिनके ट्राइबल रूट्स देखने को मिलते हैं, उन्होंने एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करते हुए कैसे भारत के प्रेसिडेंट पद तक वो पहुंची, उनकी जो जर्नी रही, जो संघर्ष रहे हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के, उन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद को, जो कि एक फॉर्मर एमपी और विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर यह बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया। भारत की 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक ये झारखंड की गवर्नर के रूप में भी काम कर चुकी है। इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था 1958 में, और ओडिशा की पहली एसटी विमेन एमएलए बनने का
श्रेय प्राप्त है किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को। भारत की यंगेस्ट प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बनी थी 64 ईयर की इनकी एज थी। आजाद भारत में जन्मी ये भारत की पहली प्रेसिडेंट है। इनके पहले जो भी प्रेसिडेंट बने हैं वो कहीं ना कहीं 1947 के पहले जन्मे थे। तो आजाद भारत में जन्मी पहली प्रेसिडेंट और इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट। किस राज्य में 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 26,070 करोड़ की ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी दी है, इसके बजट को मंजूरी प्रदान की है। अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर यह बनाया जाएगा, जो कि सुबनसिरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश के तो कमला नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय नदी है, इस पर यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर अगर इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो ये 1720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको एक याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 216 मीटर हाइट होगी डैम की, जो डैम बनाया जाएगा, और इसको पूरा होने में 8 साल का समय लगने वाला है। 96 मंथ लगेंगे बनने में। एनएचपीसी इसका निर्माण कर रही है, तो 74% जो शेयर होगा वो एनएचपीसी के पास होगा, और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास होगा 26% का जो शेयर है वो। ठीक है, तो कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में रहा, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26,070 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। और कैपेसिटी कितनी है विद्युत उत्पादन क्षमता? तो 1720 मेगावाट है। आगे आइए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में ये सेकेंड एडिशन है, याद रखिएगा। यहां पर ओवरऑल मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है कर्नाटका राज्य। आंसर भी हो जाएगा। आयोजन कहां किया गया था? आयोजन किया गया था दमन और दीव के दीव क्षेत्र में एक बीच देखने को मिलता है जिसका नाम है घोगला बीच। तो इसे याद रखिएगा, घोगला बीच दीव में है। दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये जॉइंट यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पर 5 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया गया खेलो इंडिया बीच गेम्स का। ओके, 6 मेडल इवेंट यहां पर खेले गए थे और 2 नॉन मेडल इवेंट यहां पर खेले गए। अब मेडल टैली की बात करते हैं, तो मेडल टैली में पहले स्थान पर कर्नाटका 11 मेडल के साथ, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा 8 मेडल के साथ, और मणिपुर रहा तीसरे स्थान पर 7 मेडल के साथ। टॉप 3 की रैंकिंग जो थी ना, वो ब्रॉन्ज के आधार पर डिसाइड हुई है, क्योंकि तीनों ही टीमों के पास, तीनों ही राज्यों की टीमों के पास गोल्ड और सिल्वर बराबर थे। तो ब्रॉन्ज के आधार पर मेडल टैली डिसाइड की गई। तो कर्नाटका पहले स्थान पर, तमिलनाडु सेकेंड और मणिपुर तीसरे स्थान पर। पहला एडिशन जो था खेलो इंडिया बीच गेम्स का, वो भी घोगला बीच पर ही हुआ था 2025 में। आगे आइए, शक्सगम घाटी भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? शक्सगम घाटी या वैली देखने को मिलती है भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख के उत्तरी हिस्से में यह क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर देखेंगे पुराना मैप है ये हमारा, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुए थे। अब अगर हम देखें तो इधर जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख का हिस्सा है। तो शक्सगम वैली लद्दाख में देखने को मिलती है, लद्दाख के उत्तर में। ये पुराना मैप यूज किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी अगर हम जम्मू कश्मीर देखेंगे तो इस तरफ ये जम्मू कश्मीर है और ये पूरा लद्दाख का एरिया है। ये शक्सगम वैली वर्तमान में चाइना के कंट्रोल में। पाकिस्तान और चाइना ने शक्सगम वैली में अपना जो एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके विस्तार की घोषणा की। आपको पता है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में शक्सगम वैली 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया था कि इस क्षेत्र को दे दिया था चाइना को अवैध रूप से, क्योंकि इंडिया का पार्ट है, पीओके इंडिया का हिस्सा है। तो 19 पर अभी पाकिस्तान के कब्जे में। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1963 में अवैध रूप से 5180 स्क्वायर किलोमीटर का जो शक्सगम वैली का एरिया है वो दे दिया था चाइना को। अब चाइना यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वैसे बनाने की कोशिश तो काफी समय से कर रहा है। अब इसने इसके विस्तार की घोषणा की है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है और बहुत ही कड़ा विरोध भी दर्ज किया है, और यहां पर नजर भी रखे हुए है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री। इसलिए शक्सगम वैली अभी काफी सुर्खियों में थी। लद्दाख रीजन में देखने को मिलती है 1963 से ये चाइना के कंट्रोल में।
यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये कॉरिडोर है जो कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चाइना के जो शी जिनपिंग है उन्होंने 2013 में अनाउंस किया था वन बेल्ट वन रोड को, कि भाई हम चाइना से लेकर यूरोप अफ्रीका तक एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। ऑब्वियसली बात है चाइना का ही कंट्रोल होता और चाइना के ही वर्ल्ड में डोमिनेंस बनता। तो ये उनका इनिशिएटिव, इसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे, जिससे चाइना के शिनजियान शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जा सके। तो यहां पर इन क्षेत्रों में रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, इन सबका निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये शख्स गमवेली से होकर गुजर रहा है तो इंडिया ने इसके प्रति आपत्ति दर्ज करवाई है। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के ऑफर ऑफ द डे के बारे में बता देता हूं आप सभी के लिए। करंट अफेयर 2026 का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारा पैकेज है करंट अफेयर का, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको 50+ ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की, 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, 2025 का पूरा करंट अफेयर आपका यहां पर कवर हो जाता है। 2026 का भी करंट अफेयर दिसंबर के एंड तक आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे ये अपडेट होती जाएगी और आप वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। तब तक आइए अगले क्वेश्चन पर। वाइमर ट्राइंगल किन 3 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग समूह है? वाइमर ट्राइंगल ये 3 देशों का एक समूह है यूरोप के, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इसमें शामिल है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस अभी सुर्खियों में क्यों है? पहली बार इंडिया ने इस संस्था के साथ, जो वाइमर ट्राइंगल है, इसके तीनों देशों के साथ, ये पूरी संस्था हो गई, इसके साथ ऑफिशियली पहली बार बैठक की है इंडिया ने। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि लगातार अमेरिका हम पर चाइना सैंक्शंस लगाया जा रहा था क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि ये नाटो के मेंबर है तो इंडिया ने इनके साथ मीटिंग की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इनको समझाने के लिए कि इंडिया क्रूड ऑयल के परचेसिंग में जो इंपोर्ट है रशिया के साथ उसमें कटौती करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे हो पाएगी, एक साथ तो हम बंद नहीं कर सकते। तो इस चीज को वाइमर ट्राइंगल के देश भी समझें। तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक संगठन है, ये अभी सुर्खियों में था क्योंकि इंडिया ने इनके साथ एक मीटअप किया है, एक ऑफिशियल लेवल की मीटिंग की है। तो वाइमर ट्राइंगल एक रीजनल डिप्लोमेटिक ग्रुप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। यूरोपियन सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए तीनों देशों के बीच में डिफेंस और इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए ये 1991 में बना था, क्योंकि ये जर्मनी के वाइमर सिटी में पहली बार ये बना था 1991 में, यहीं पर बैठक में ये बनाया गया था। तो इसे वाइमर ट्रायंगल कहा जाता है। ओके, तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इसमें शामिल है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो एलिसा हेली, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये ऑस्ट्रेलियन जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं एलिसा हेली, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से। आपको पता है इनके टीम का हिस्सा रहते हुए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 6 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और 2 वनडे वर्ल्ड कप जीते, मतलब 8 वर्ल्ड कप आईसीसी के जब ऑस्ट्रेलिया ने जीते ना, तो उस टीम की हिस्सा रही है एलिसा हेली। अब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। रिसेंटली ये कप्तान हैं ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की, और अभी मार्च 2026 में इंडिया के खिलाफ जो सीरीज होगी उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगी, अनाउंस कर चुकी है, अब ये रिटायर हो जाएगी। आपको पता है मैग लेनिन के रिटायरमेंट के बाद 2023 में ये कप्तान बनी थी ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन टीम का हिस्सा रहते हुए 8 वर्ल्ड कप ये टीम जीती है जब ये हिस्सा थी, पर इनकी कप्तानी में कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया। एलिसा हेली आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही है 2 बार, 2018 और 2019 में। उड़ाई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है? उड़ाई के द्वारा आधार से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम है उदय। ये एक मैस्कॉट है,
जिसे उदय नाम दिया गया है। अच्छा, यहां पर उदय की बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है। आधार कार्ड से रिलेटेड सारे काम इस ऑफिशियल संस्था के द्वारा किए जाते हैं, है ना, कि स्टेचुरी बॉडी है, ये वैधानिक निकाय है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार के इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए एक मैस्कॉट लॉन्च किया और इसे नाम दिया गया है उदय। ये एक प्रकार का चैटबॉट है ना, आधार से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। कुछ भी हम इससे पूछेंगे, चैटबॉट है, एआई जैसा, कुछ भी पूछेंगे हमको, जो भी डाउट है, जैसे आधार अपडेट करवाना है, नया आधार कार्ड बनवाना है, तो हमको गवर्नमेंट एजेंसीज के चक्कर नहीं काटने, ऑनलाइन भी हमको समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट इससे पूछ सकते हैं, ये चैटबॉट सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो उदय इस मैस्कॉट का नाम रखा गया है। मैस्कॉट डिजाइन किया है अरुण गोकुल ने, जो कि केरला के त्रिशूर के रहने वाले हैं, और नाम उदय दिया है रिया जैन ने, ये भोपाल की रहने वाली है। तो आधार से जुड़ी हुई सारी जो सर्विसेज हैं इजी लैंग्वेज में ये समझाएगा। जो भी रीजनल लैंग्वेज में व्यक्ति पूछेगा तो रीजनल लैंग्वेज में भी समझा देगा, लोगों को बताएगा कि आधार का सेफ यूज कैसे करें, और इसके अलावा जो ट्रस्ट है वो डेवलप करने में मदद करेगा आम लोगों के बीच में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेचुरी बॉडी है, 2009 में ये बनी थी, और इसके लिए एक्ट लाया गया था आधार एक्ट 2016 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है, और नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है इस संस्था के। सीईओ हैं भुवनेश कुमार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार गुप्ता। कौन अपॉइंट किए गए? मनोज कुमार गुप्ता। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में के पहले मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में कार्यरत थे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बाद अब इनको उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, मनोज कुमार गुप्ता को। और इनके पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र, इनको रिप्लेस किया है मनोज कुमार गुप्ता ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है, और 222 में हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है, और दोनों ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? इंडिया का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट ये बनेगा केई पेन्योर जिला। केई पेन्योर जिला है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अभी आपके दिमाग में आएगा कि बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझाओ। बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि ऐसा जिला जो कि अपने नेचर को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, बनाए रखते हुए अपनी इनकम को बढ़ाता है, अपने जो पीढ़ी है उसके जीवन यापन के संसाधन को खंगालता है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। देखिए क्या होता है, नेचर और बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखकर लोगों की इनकम बढ़ाना, उनके खाने की व्यवस्था करना, कमाई को बेहतर करना, जिससे क्या होता है, उससे मिलने वाली जो खुशी होती है ना कि हमने पैसा भी कमा लिया और हमारा नेचर भी सुरक्षित है, तो इसे कहा जाता है बायो हैप्पीनेस। ये जो वर्ड है ना, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था, इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने ये वर्ड दिया था। तो इन्हीं की एक संस्था है जिसका नाम है, यहां पर संस्था का नाम मेंशन होगा, बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इसके द्वारा चलाया जाता है। तो इन्होंने संभावनाएं देखी, और ये संभावनाएं सही ढंग से देखने को मिल रही है अरुणाचल प्रदेश के केई पेन्योर जिले में। तो अब इसे बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला। इसे ही क्यों चुना गया? देखिए यहां पर इस जिले में जो अरुणाचल प्रदेश का पहले से ही जनजातियां रह रही है, आदिवासी समुदाय रह रहे हैं। आदिवासी समुदाय वैसे भी नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं, और क्योंकि नेचर लवर होते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, है ना, अपना इष्ट मानते हैं, तो ये पहले से ही नेचर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे नेचर को, और उनको सहेजते हुए अपने इनकम को बढ़ावा देने पर ये फोकस कर पाएंगे। इसलिए केई पेन्योर जिले को चुना गया, अरुणाचल प्रदेश का है, इंडिया का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। 86 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड,
देखिए इस अवार्ड की बात करें तो अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में काफी इसका नाम है। तो अभी 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया 2026 के। रिकॉर्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है ओवेन कूपर ने। ओवेन कूपर यूके से आते हैं, ठीक है, यूके के हैं और ये सबसे यंगेस्ट विनर बने। इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। एक टीवी सीरीज है एडोलेसेंस, इस टीवी सीरीज के लिए। इसके पहले यह अवार्ड अमेरिका के ही क्रिस कॉल्फर के नाम पर था, तब इनकी एज 20 साल थी, लेकिन अब सबसे यंगेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर हो गए हैं कौन? ओवेन कूपर, 16 साल के, यूके के। एक नई कैटेगरी भी इस बार ऐड की गई है, बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी। देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सारी तो नहीं पूछी जाएगी, तो मेन यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट फिल्म ड्रामा, यह अवार्ड दिया गया हेमनेट नाम की मूवी को। बेस्ट फिल्म कॉमेडी एंड म्यूजिकल वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जिनका नाम है पॉल थॉमस एडरसन। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, और बेस्ट पॉडकास्ट, क्योंकि नई कैटेगरी है तो यह है गुड हैंग विथ एमी पोहलर, यह है एक बेस्ट पॉडकास्ट की कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया। तो ये मेन कैटेगरीज है जो यहां पर मैंने आपको बताई, इसे भी याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में 1944 में, 1944 में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? आपको पता होना चाहिए पूरे भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसी क्रम में तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तो एक फसल उत्सव के रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है, और हिंदू मान्यताओं में जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जब सूर्य आता है, तब उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है मकर संक्रांति। सूर्य देव को समर्पित एक त्योहार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको मैंने मेंशन किया है कलर्स, और स्टेट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मकर संक्रांति जो मध्य भारत का एरिया जैसे एमपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, ये मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से ही मनाते हैं। फिर मकर चोला के नाम से मनाया जाता है उड़ीसा में मकर संक्रांति को। एक टूसू पर्व के नाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति को झारखंड में, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वीक के अंदर डेली करंट अफेयर में पढ़ाया था। माघी बिहू के नाम से असम में मनाया जाता है स्पेशली, वैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट असम में बिहू पर्व असम का है। तो माघी बिहू असम में मकर संक्रांति। एक भोगी पंडुआई के नाम से मनाया जाता है असम भारत में इस त्योहार को, जो कि हमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पोंगल के नाम से अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोष संक्रांति के नाम से मनाई जाता है इसे भारत के एक रीजन में जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर एक अहम सबसे इंपॉर्टेंट मकर विलक्कू होता है जो कि केरला में मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। अगर हम पंजाब हरियाणा में आते हैं तो यहाँ पर इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, वैसे एक दिन पहले का दिन होता है, पर लोहड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मेन मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पर याद रखिए, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। इधर मैं आ जाता हूँ, तो पॉज करके एक बार कलर देख लीजिएगा और यहाँ पर अदर स्टेट देख लीजिएगा। मेन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मकर संक्रमण एक इसे याद रख लीजिए। वैसे देखिए, अगर हम गुजरात में आते तो गुजरात में उत्तरायण पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। एक अगर हम कंगसुबी की बात करें तो मणिपुर सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा है, एक ही राज्य मनाता है। और मकर संक्रमण सारे ही बता देता हूं मैं आपको। मकर संक्रमण की बात करें तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में, जम्मू में तो मकर संक्रांति और कश्मीर में शिशुर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, कहां पर स्थित है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह देखने को मिलती है भारत के केरला स्टेट में। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है ये, ठीक है। इसे बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा। क्यों?
केरला में 327 बटरफ्लाई स्पीशीज है, इनमें से 266 स्पीशीज अकेले केरला के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। मतलब केरला में जितनी भी तितलियां पाई जाती है ना, 81% इस सेंचुरी में। तो यहां पर इन बटरफ्लाइज का कंजर्वेशन के लिए अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम किया गया है। इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी केरला में वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलता है, अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी। ठीक है, और 55 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र है। चिनकन्नी रिवर यहां से होकर बहती है। 1984 में इस सेंचुरी की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में कितनी रहने का अनुमान है? तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के लिए, और इसमें बताया गया है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रह सकती है। यह अनुमान है। 2025 का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था ना इसी रिपोर्ट में, यह 7.4% का। तो 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, लेकिन 2026 में यह 6.6 रहेगी। इसका कारण है ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स चल रही है, अमेरिका हम पे टैरिफ लगाया जा रहा है, तो उसके कारण हमारे बिजनेस पर, हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट आएगा। और 2027 का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो 6.7% का है। ठीक है, तो भले ही हमारा इस बार 2026 में 6.6% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड में सबसे फास्ट रहने वाली है। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है हर साल। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो 2026 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% तक रहने का अनुमान है। ओके, ग्लोबल ग्रोथ 2.7% रहने की उम्मीद है, क्योंकि भाई ट्रेड बहुत इफेक्ट हो रहा है और वर्ल्ड की हालत वैसे भी खराब है। तो ये 2.7% ग्लोबल जीडीपी का डेटा दिया गया है। 2025 में ये 3.8% था, लेकिन अब 2026 में और गिरेगा। ओके, तो क्लियर हो जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ट्रेड, इसकी स्थिति को एनालिसिस करती है और रिपोर्ट जारी करती है। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके यहां पर स्पीकर आए हुए थे नई दिल्ली में। 14 से लेकर 16 जनवरी तक यह आयोजन हुआ था। 28th कॉन्फ्रेंस है। आपको पता है इंडिया में ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये 16 साल के बाद हुई है, क्योंकि इसके पहले 1971 में, 1986 में और 2010 में आखिरी बार, 3 बार पहले हो चुकी है। तो ये चौथी बार ही कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस का? उद्देश्य तो कॉमनवेल्थ देशों की जो पार्लियामेंट है ना, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिकल वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए यहां पर चर्चा की जाती। तो इस बार ये इंडिया में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 60 से अधिक कॉमनवेल्थ नेशंस के स्पीकर और जो प्रीसीडिंग ऑफिसर से वो यहां पर आए थे, इन्होंने भाग लिया था। सबसे पहली बार ये कॉन्फ्रेंस 1969 में कनाडा में आयोजित की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मिनिस्ट्री के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि फिश प्रोडक्शन में भारत वर्ल्ड में सेकेंड प्लेस पर है। पहले पर है चाइना, सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन करता है चाइना, याद रखिएगा। हम आते हैं दूसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड का 30% फिश प्रोडक्शन चाइना करता है। इंडिया का योगदान है 8% का और 8% के साथ भी इंडिया दूसरे स्थान पर। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो फिश प्रोडक्शन है वो 195 मिलियन टन रहा है, रिकॉर्ड। ओके, तो काफी अच्छा रहा है। इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा जॉब्स देता है फिशरीज सेक्टर।
तो इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हम फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद। थर्ड पर आता है इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय डिप्लोमेट को नियुक्त किया गया है? तो ये यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन को जो आर्म है, जो हथियार है, हथियार कंट्रोल पर, न्यूक्लियर डिसआर्मेंट पर, निरस्त्रीकरण पर सलाह देने का काम करती है, एडवाइजरी बोर्ड है। इसका अध्यक्ष पहली बार एक इंडियन डिप्लोमेट बनाए, एक इंडियन बनाए, और इनका नाम है डी.बी. वेंकटेश वर्मा। तो डी.बी. वेंकटेश वर्मा इस संस्था के यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए, पहले इंडियन, और इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, 2026 और 2027। डी.बी. वेंकटेश वर्मा 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, 2021 में रिटायर हो चुके हैं। भारत के बहुत ही फेमस डिप्लोमेट, रशिया में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया है, और इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की बातचीत में भी इनका अहम योगदान था। तो ये डिसआर्मेंट एक्सपर्ट कहलाते हैं इंडिया के, तो इसीलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर्स का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यह संस्था एक एडवाइजरी बॉडी है, मैंने आपको काम बता दिया है। 1978 में बनी थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व यह देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसका नाम चेंज करने की एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व इसका नाम किया जाएगा। देखिए, विष्णु श्रीधर वाकड़कर जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही फेमस एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1957 में भीमबेटका केव्स की खोज करने का श्रेय दिया जाता है इनको। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में इसी टाइगर रिजर्व में आती है, रातापानी टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिलती। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा समूह है, 700 से ज्यादा गुफाएं देखने को मिलती है भीमबेटका में, और 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। तो खोज करता थे वीएस वाकड़कर, इन्हीं के नाम पर जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम किया जा रहा है श्री विष्णु, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश राज्य में। रातापानी टाइगर रिजर्व 1271 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, विंध्य रेंज में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में इसका क्षेत्र है, अधिकतर क्षेत्र है रायसेन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2026 का। इसमें इंडिया को 80वीं रैंक पर रखा गया है, इंडियन पासपोर्ट को। वर्ल्ड में किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, इस आधार पर पासपोर्ट को रैंक किया जाता है। रैंक इस आधार पर या पावरफुल इस आधार पर कि किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, वीजा फ्री यात्रा कितने देशों में की जा सकती है। तो उसके आधार पर 199 पासपोर्ट को रैंक किया जाता है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया लास्ट ईयर जनवरी में जब इंडेक्स आया था तब हमारे पासपोर्ट की रैंक थी 85, जो अब सुधर कर हो गई है 80वीं रैंक। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 80वीं रैंक पर है, इंडियन पासपोर्ट। हमारे पासपोर्ट से 55 देशों की वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। 2025 में हमारे पासपोर्ट का प्लेस था 85। लगातार दूसरे साल सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल रहा, पहले स्थान पर। सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 डेस्टिनेशन तक वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। सेकेंड पर संयुक्त रूप से जापान और साउथ कोरिया का पासपोर्ट है 188 पर। तो 2 याद कर लो, काफी। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल, इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 80। हेनले एंड पार्टनर्स नाम का एक प्राइवेट फर्म है जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप और एक रेसिडेंसी कंसल्टेंसी के रूप में काम करता है। यह 2006 से इस रिपोर्ट को निकाल रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। तो इंडिया की रैंक है 80। इंडिया की नेबर कंट्री में चाइना की रैंक है 59, पाकिस्तान 98, श्रीलंका 93, भूटान 85, 89 पर है म्यांमार, 96 पर है नेपाल, 95 पर है बांग्लादेश, और सबसे लास्ट रैंक जो है ना 101, ये अफगानिस्तान को दी गई। समझिए, 199 पासपोर्ट को रैंक किया गया है, लेकिन बहुत सारे पासपोर्ट एक ही प्लेस पर आते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा है,
ये 5 देश एक ही रैंक पर है, दूसरे नंबर पर 2 देश है। इस तरीके से जो सबसे आखिरी रैंक है वो 101वीं है और उस पर रखा गया है अफगानिस्तान के पासपोर्ट को। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत बनी है? तो बामनवास कांकर पंचायत भारत के राजस्थान राज्य की पहली जैविक ग्राम पंचायत बनी है। बामनवास कांकर ग्राम पंचायत में 7 गांव हैं और सातों की सातों 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान की यह पहली जैविक ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के तहत इसे सर्टिफिकेट दिया गया है। जैविक फार्मिंग का मतलब होता है जहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स का या जेनेटिक मॉडिफाई जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उनका उपयोग नहीं किया जाता है। पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से क्रॉप को उगाया जाता है। तो यह होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जैविक खेती। तो राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत बनी है बामनवास कांकर ग्राम पंचायत। यह आती है राजस्थान के कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किए गए हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि अभी तक आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार को रिप्लेस किया शत्रुजीत सिंह कपूर ने, या आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बन गए। और जो प्रवीण कुमार थे ना, ये बन गए हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, ये आ गए हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर। शत्रुजीत सिंह आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं। और प्रवीण कुमार की बात करें तो ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने, इन्होंने दलजीत सिंह चौधरी को रिप्लेस किया है। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, वेस्ट बंगाल कैडर के। ओके, आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर की सेफ्टी के लिए काम करती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी है। 1962 में गठन, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। बीएसएफ की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सेफ्टी का काम बीएसएफ का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 में स्थापना और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। जनवरी मंथ में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने थे राकेश अग्रवाल, इनको भी याद रखिए। नवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा केरल के कोच्चि में। पूरे भारत में सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक कौन है? केरला है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए केरल के कोच्चि में ही 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, सीईओ रह चुके हैं और G20 के शेरपा थे, ये इनोग्रेट करेंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी तक 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? स्पाइस सेक्टर को बढ़ावा देना, स्पाइस सेक्टर में ग्रोथ के तरीके ढूंढना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, सप्लाई चेन पर चर्चा करना, यह इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन कहां पर होगा? 2026 में केरल के कोच्चि में। दुनिया में सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर तीनों इंडिया है, और इंडिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादित करने वाला राज्य पूछे तो ये केरला है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां एडिशन किस संगठन ने जारी किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसका 21वां एडिशन जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है, पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो बिजनेसमैन है ना, जो एक्सपर्ट हैं, उन सभी को एक मंच देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बातचीत करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। हर साल ये रिपोर्ट आती है, अभी 2026 की रिपोर्ट आई। इसमें ये ऐसी चीजों के बारे में बताता है जो कि ग्लोबल रिस्क को बढ़ाते हैं और उस पर पूरे वर्ल्ड को काम करना चाहिए उसे रोकने के लिए। तो अभी इस रिपोर्ट में इन्होंने जियो इकोनॉमिक टकराव को सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम बताया है 2026 की रिपोर्ट में। भू आर्थिक टकराव ऐसी स्थिति जब कोई देश बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपने पावर के दम पे दूसरे देशों को दबाने लगता है, जैसे अमेरिका।
इंडिया पे टैरिफ लगा दो, वेनेजुएला पर अटैक कर दो, और ग्रीनलैंड दे दो, तो नाटो पे भी ना यूरोप के देशों पर दबाव बना रहा है। तो ये होता है जियो इकोनॉमिक टकराव। इससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसी को सबसे बड़ा इन्होंने एक ग्लोबल रिस्क माना है 21th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में गठित हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जंगल की आग के कारण फूलों की घाटी नेशनल पार्क सुर्खियों में रहा। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क या फ्लावर वैली, ये काफी क्वेश्चन आता है। यह देखने को मिलता है भारत के उत्तराखंड राज्य में। रिसेंटली यहां पर जंगल की आग के कारण यह नेशनल पार्क सुर्खियों में था। स्टेट गवर्नमेंट, जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी थी आग को बुझाने के लिए। तो फ्लावर वैली नेशनल पार्क सुर्खियों में आ गया था। इसके बाद उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1931 में एक अंग्रेज थे, फ्रैंक एस स्माइथ, इन्होंने इसकी खोज की थी। 1982 में फ्लावर वैली नेशनल पार्क बना। 1988 में नंदा देवी टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया, उत्तराखंड में ही है ये भी। और 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया फ्लावर वैली नेशनल पार्क को। जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में यह उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2005। लास्ट क्वेश्चन, यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो यमन के जो पीएम थे सलेम बिन ब्रेक, इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में यमन के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं शाया मोहसिन जिंदानी। शाया मोहसिन जिंदानी यमन देश के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। आपको पता है सऊदी अरब समर्थित सरकार चल रही है यमन में 2014 से यमन गृह युद्ध में। तो सऊदी अरब भी इस पर चाहता है कि अपनी कठपुतली कोई शासन चलता रहे। यूएई भी चाहता है, उधर ईरान भी बार बार हूती विद्रोही ईरान के लिए काम करते हैं यमन में, कि ईरान की गवर्नमेंट को गिराकर जो यमन की गवर्नमेंट है उसको गिराकर ईरान का राज रहे यमन में। तो इस तरीके से ये काफी प्रॉब्लम में है अभी यमन 2014 से गृह युद्ध में। तो सऊदी अरब की समर्थन से सरकार चल रही है। तो क्या हुआ है कि पॉलिटिकल प्रेशर में यमन के पीएम सलेम बिन बुरिक ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद सऊदी अरब समर्थित सरकार ने नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया है शाया मोहसिन जिंदानी को। यह पहले से ही फॉरेन मिनिस्टर के पद पर थे, अब यमन के नए पीएम बने हैं। यमन की कैपिटल है सना, कैपिटल सना है, लेकिन अभी इनकी अंतरिम राजधानी जो मान्यता प्राप्त है वो है अदन। यहां से सरकार चल रही है और यमनी रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी है। तो ये एक वेस्ट एशियाई देश है, खाड़ी देश यमन। डन। तो यहां पर 12 से लेकर 18 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर 2026 का, आप वहां पर क्लिक करके इजीली अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।